नमस्कार मित्रों, आपका NIOS स्टूडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर नृपेंद्र सिंह, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज आपसे मैं कोर्स कोड संख्या 507 के ग्राम शिक्षा समिति विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा और समुदाय का अन्योन्याश्रित संबंध है। अगर शिक्षा में कोई प्रभाव पड़ता है या किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो समुदाय और समाज पर भी उसका परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा, या समुदाय या समाज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा में भी उसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चूँकि समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा का नियोजन करता है, तो निश्चित रूप से समाज में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव शिक्षा पर भी देखने को मिलता है। जैसे आज के आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप आज समय की आवश्यकताएं हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी इन चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। इसी कारण शिक्षा में समुदाय की प्रतिभागिता लेने का सदैव प्रयास किया जाता रहा है कि समुदाय का जितना अधिक से अधिक प्रतिभागिता शिक्षा में ली जा सके, उतना ही शिक्षा के लिए और समुदाय दोनों के लिए बेहतर होगा। और यह प्रयास किया जाता है कि समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसके के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, वो शिक्षा व्यवस्था में प्रतिभाग करें और उसकी दिशा और दशा के निर्धारण में अपना सहयोग करें। इन प्रयासों के प्रति मूल भावना यह थी कि समुदाय के सभी लोग अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति सजग हों, जागरूक हों और प्रयासरत हों। अर्थात प्रत्येक माता पिता अपने उत्तरदायित्व को समझें, या उस ग्राम सभा या गांव में रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय के रहने वाले लोग हैं, वह लोग भी शिक्षा के प्रति जागरूक हों और शिक्षा व्यवस्था उस ग्राम परिधि में सुचारू रूप में या सही प्रकार से चल रही है कि नहीं चल रही है, गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, इसकी जांच करते रहना या इसका अवलोकन करते रहना। इसीलिए आवश्यक माना गया कि विद्यालय विकास में अभिभावकों की, अभिभावक से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ऐसे अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता विद्यालय में ली जा सके। साथ ही साथ विद्यालय का स्वामित्व समुदाय में निहित किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर ही आगामी वर्षों में या वर्ष 2000 में जो सर्व शिक्षा अभियान आया, उसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति का नियोजन किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का विकेंद्रीकृत स्वरूप अपनाया गया है। विकेंद्रीकृत स्वरूप से तात्पर्य यह है कि शासन में जो अधिकार हैं वो एक स्थान पर केंद्रित न कर उनको क्रमबद्ध रूप में हर एक स्तर पर प्रदान किया गया है। अर्थात हर एक स्तर पर अधिकारों का वितरण समान रूप में किया गया है, जिससे कि प्रत्येक स्तर अपने अनुकूल जो भी निर्णय लेने हैं या जो कार्य करने हैं, उन कार्यों को सही प्रकार से कर सके। इन्हीं सब कारणों से विद्यालयी शिक्षा में सामुदायिक प्रतिभागिता लेने हेतु सर्व शिक्षा अभियान में कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रबंधकीय ढांचा के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और इस विकेंद्रीकृत प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को गठित करने का प्रावधान रखा गया। इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम समिति को गठित किया जाएगा, जो ग्राम की बेसिक शिक्षा के प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य करेगी। ग्राम शिक्षा समिति यह एक नया संप्रत्यय है। यद्यपि इससे पूर्व हमारे यहाँ प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन के माध्यम से प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक हमारे यहाँ शिक्षा किसी न किसी रूप में चलती रही है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में चलती रही हो या संस्थागत प्रयास के रूप में चलती रही हो। इन सारे प्रयासों द्वारा कहीं न कहीं ये प्रयास किया जाता रहा कि शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप में दी जाए। इसीलिए हंटर कमीशन 1882 में ये सुझाव दिया था कि प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से स्थानीय शासन को दे दिया जाए। मतलब स्थानीय स्तर पर जो शासन व्यवस्था है उस पर ही यह उत्तरदायित्व दे दिया जाए कि प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था उनके द्वारा नियंत्रण एवं प्रशासन एवं प्रबंधन किया जाए।
लेकिन ये व्यवस्थाएं अपने देश में पूर्ण रूप में लागू नहीं हो पाईं। बहुत सारे इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन ये लागू नहीं हो सके, जिसके कारण एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2000 में लाया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस प्रावधान को विशेष रूप से रखा गया कि समुदाय की अधिक से अधिक प्रतिभागिता शिक्षा व्यवस्था में ली जा सके, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा में। इसीलिए ग्राम शिक्षा समिति के निर्माण का सुझाव दिया गया और आज आप देख सकते हैं कि लगभग प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समितियों का निर्माण किया जा रहा है। हो सकता है कि ग्राम शिक्षा समितियां उतने अच्छी प्रकार से कार्य ना कर रही हों, लेकिन प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति आपको मिलेगी, जिसमें से कुछ शिक्षा समितियां ऐसी हैं जिनके कार्यों को अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ने को आपको मिलता रहता होगा। इस ग्राम शिक्षा समिति का जो संगठन या गठन जो होगा वह किस प्रकार का होगा, इसका जो गठन बताया गया है, इसके लिए कहा गया कि एक इसमें अध्यक्ष होगा, एक सचिव और 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन सकता है, इसका निर्धारण किया गया कि जो ग्राम सभा का प्रधान होगा या ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा वह व्यक्ति ही इस समिति का अध्यक्ष होगा। सचिव के लिए यह निर्धारित किया गया कि जो प्रधानाध्यापक होगा, और यह हो सकता है कि किसी ग्राम सभा में या पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक विद्यालय हों, तो वहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक या वरिष्ठ प्रधानाचार्य होगा उस व्यक्ति को ही इस समिति में सचिव नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई। इन 3 सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना नितांत आवश्यक माना गया। बाकी बचे 2 सदस्यों में माना गया कि यदि ग्राम सभा में या ग्राम समुदाय में अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग या अन्य किसी वर्ग के समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है, तो उन्हें भी सदस्य के रूप में ग्राम शिक्षा समिति में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि समुदाय के सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व इस समिति में मिल सके। ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यह है कि गांव में प्राथमिक शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले, समर्पित एवं समय देने वाले व्यक्तियों को शिक्षा समिति में शामिल होने का अवसर प्रदान करना। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का शिक्षा समिति में चयन किया जाए या नियुक्त किया जाए जो व्यक्ति वास्तविक रूप में शिक्षा के प्रति रुचि रखते हों, उसके विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हों, उसके लिए समर्पण की भावना रखते हों और उसके लिए समय देने को तैयार हों। चूँकि जब तक रुचि वाला व्यक्ति नहीं इस समिति में आएगा, तब तक हो सकता है कि वह समिति सही प्रकार से कार्य ना कर सके। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि इसमें रुचि और समर्पण की भावना रखने वाले व्यक्तियों को ही इस समिति के अंतर्गत रखा जाए। दूसरा उद्देश्य विद्यालय या विद्यालयों में विद्यार्थियों के 100% नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि स्तर को अनवरत बनाए रखना। अर्थात विद्यालय में जितने विद्यार्थी नामांकित हो रहे हैं उनका पूर्ण रूप से नामांकन हो, अर्थात गांव में कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए या ग्राम सभा में जो बच्चा विद्यालय ना जा रहा हो, उनका विद्यालय में नामांकन कराया जाए। मतलब गांव के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो। साथ ही साथ ठहराव हो। ठहराव से तात्पर्य है कि यदि प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से 5 तक है या उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक का है, तो उस विद्यालय में बच्चा अपनी शिक्षा को पूर्ण करे। ऐसा ना हो कि शिक्षा बीच में ही छोड़कर चला जाए किसी कारणवश। तो यह भी उत्तरदायित्व है कि ये ध्यान रखना कि बच्चा यदि कक्षा 1 में प्रवेश करता है तो कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण करे, कक्षा 6 में प्रवेश करता है तो कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करे। साथ ही साथ उपलब्धि स्तर को अनवरत बनाए रखना, अर्थात विद्यार्थियों का जो भी उपलब्धि स्तर है हर प्रत्येक वर्ष यह ध्यान देना कि उनके उपलब्धि स्तर में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, या कम से कम अपने स्तर को वो बनाए रख रहे हैं कि नहीं, उनमें किसी प्रकार की गिरावट ना आने पाए। यदि गिरावट आए तो उसके लिए जो भी संभावित समाधान या उपाय हों उनको अपनाए जाने की आवश्यकता बन जाती है। अगला उद्देश्य विद्यालय या विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना। अर्थात विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था नियोजित की गई वह नियोजन इस प्रकार का हो कि विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो, गुणवत्तापूर्ण हो। गुणवत्तापूर्ण से तात्पर्य है यह है
कि बच्चे कम से कम प्रत्येक कक्षा स्तर के जो भी न्यूनतम अधिगम स्तर है उस स्तर को प्राप्त करें, तभी माना जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस विद्यालय में प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ उनके उपलब्धि स्तर में वृद्धि होती रहे। विद्यालय के संचालन में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालना का अवलोकन करना, अर्थात राज्य सरकार के समय समय पर जो भी आदेश आते हैं या जो दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, विद्यालय में उन दिशा निर्देशों या उन नियमों या उन आदेशों का पालन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, यह भी जांच करते रहना, अवलोकन करते रहना। अगला उद्देश्य है समुदाय के वंचित वर्गों यथा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को समुचित प्रतिनिधित्व देकर विद्यालय समाज से जोड़ना। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा अभी कुछ देर पहले की थी कि विद्यालय में एक यह भी उत्तरदायित्व माना गया है इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कि लैंगिक विषमताएं या जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको भी समाज से दूर किया जाए। इस कारण यह ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें बताई गई कि समिति में हर एक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व समिति में दिया जाना चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व। ग्राम सभा या पंचायत क्षेत्र में बेसिक विद्यालयों की स्थापना करना, प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना। बेसिक विद्यालयों से तात्पर्य है प्राथमिक स्तर के और उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना करना, जिस ग्राम में जिस प्रकार की आवश्यकता है। यदि विद्यालय पहले से वहाँ पर स्थापित हैं तो वह विद्यालय सुचारू रूप में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या उनमें किसी प्रकार के किसी प्रबंधन की आवश्यकता है तो उनमें सहयोग प्रदान करना और साथ ही साथ उनके प्रशासन में सहयोग प्रदान करना। विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। विद्यालय विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति करने में सहयोग करना और प्रत्येक वर्ष यह प्रयास करना कि सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व भी विकास योजनाओं का निर्माण कर लेना और उन विकास योजनाओं को इस प्रकार से लागू करना या अनुपालना में लाना कि जिससे किसी प्रकार शिक्षण व्यवस्था में कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ यह भी देखना कि जो योजनाएं बनाई गई उनका जो क्रियान्वयन उसी रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा जिस रूप में उनको बनाया गया था, अर्थात अपने उद्देश्यों को किस स्तर तक वह पूर्ति कर रही हैं, यह भी जांच करना। विद्यालय के संसाधनों उपस्करों में सुधार हेतु ग्राम सभा या पंचायत को सुझाव देना। जैसे विद्यालय में बहुत संसाधन, कई विद्यालयों में ऐसा होता है कि बहुत अतिरिक्त भूमि होती है, तो उस अतिरिक्त भूमि का किस प्रकार उपयोग लिया जा सके, या विद्यालय के जो भी शैक्षणिक संसाधन हैं उन संसाधनों को किस प्रकार से संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को सुझाव देना। साथ ही साथ अगर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है तो उनकी पूर्ति के लिए भी समिति को सुझाव देना यदि विद्यालय अपने वित्तीय खर्चों से उनकी पूर्ति नहीं कर सकता है। अगला कार्य है विद्यालय के दैनिक कार्यों के अनुपालन में सहयोग प्रदान करना। विद्यालय के जो भी दैनिक कार्य हैं, जैसे वहाँ पे शिक्षण कार्य होता है, मिड डे मील है या खेल कूद का आयोजन किया जाता है, इस प्रकार के कार्यों में यदि किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो उनमें सहयोग प्रदान करना समिति के माध्यम से कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है या समिति के लोग खुद भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समय पालन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित कराना। अक्सर यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में ग्रामीण अंचलों में शिक्षक या कर्मचारी समय से नहीं जाते, बहुत सारे शिक्षक विद्यालय ही नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें ग्राम शिक्षा समिति का उत्तरदायित्व है कि यह इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करें और यह देखें कि शिक्षक एवं कर्मचारी विद्यालय में समय अनुरूप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो किन कारणों से नहीं आ रहे हैं, इनकी जांच करना और संबंधित शिक्षा अधिकारी को इन चीज़ों से अवगत कराना। ग्राम सभा या पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के अंदर शिक्षक या कर्मचारी द्वारा अविहित कृत्य करने पर लघु दंड देने की सिफारिश करना। ग्राम सभा या पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी कुछ इस प्रकार का कृत्य कर देता है जो उसके द्वारा विहित नहीं माना गया है, तो उसके लिए पंचायत या ग्राम सभा लघु दंड दे सकती है। वह दंड आर्थिक रूप में ही होगा, किसी भी प्रकार से वह दंड शारीरिक रूप में नहीं दिया जा सकता। अर्थात जैसे एक दिन की वेतन की कटौती कर देना या 500 या 100 रुपये का जुर्माना लगा देना, इस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। शारीरिक दंड
किसी भी प्रकार से नहीं दिया जा सकता है। अगला उत्तरदायित्व है बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे कृत्यों को करना जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। ग्राम शिक्षा समिति का उत्तरदायित्व है कि राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं या जो आदेश हैं उनका अनुपालन सुचारू रूप में बेसिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में किया जा रहा है, इसकी जांच करते रहना। यदि किन्हीं नियमों में किसी प्रकार के कोताही या ढिलाई बरती जा रही है तो संबंधित प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर या शिक्षकों को इस संदर्भ में सुझाव देना कि किसी भी प्रकार से सरकार के आदेशों का अनुपालन बेसिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्ण रूप में किया जाना चाहिए। विद्यालय के विकास एवं शैक्षिक वातावरण के सुदृढ़ता हेतु वित्तीय एवं गैर वित्तीय उपायों को संपादित करना। वित्तीय उपायों से तात्पर्य यह है कि सरकार के द्वारा जो धनराशि विद्यालय को दी जाती है और विद्यालय कई बार अपने संसाधनों द्वारा भी धनोपार्जन करते हैं। जैसे विद्यालय के अतिरिक्त भूमि है तो वहाँ पर किन्हीं फसलों का उगाया गया, उसके फलस्वरूप उन फसलों के बेचने के फलस्वरूप जो धनराशि आई उससे कहीं ना कहीं विद्यालय संबंधित जो भी आवश्यक कार्य हैं जैसे अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराना या विद्यालय के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता है उन संसाधनों की पूर्ति करना इत्यादि कार्य इन वित्तीय कार्यों द्वारा किए जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि धन की आवश्यकता है तो ग्राम सभा के द्वारा भी धन प्राप्त किया जा सकता है या समुदाय का सहयोग मांगा जा सकता है। समुदाय में स्वेच्छा से बहुत सारे लोग हो सकता है कि उसे सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र जब भी प्रारंभ हो, जैसे जुलाई से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने पर विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना को बना लेना जिससे कि संपूर्ण वर्ष सभी कार्य सुचारू रूप में चलाए जा सकें। विद्यालय में गतिविधियों एवं खेल कूदों का आयोजन करना जैसे शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम, मेला, खेल कूद प्रतियोगिता आदि। चूँकि इन कार्यों में बच्चों की अधिक रुचि होती है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय में किया जा सकता है। संग्रह रजिस्टर एवं कैश बुक को बनाना। संग्रह रजिस्टर से तात्पर्य है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में सारी चीज़ें जो भी विद्यालय के अंतर्गत संसाधन क्रय किए जा रहे हैं उनका संपूर्ण विवरण होना चाहिए। यदि वो संसाधन किसी प्रकार से नष्ट हो गए हैं तो उनका भी विवरण संग्रह रजिस्टर में दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ वित्तीय लेखा जोखा कैश बुक में पूर्ण रूप में होना चाहिए जिसका समय समय पर ग्राम शिक्षा समिति जांच करे। ग्राम के विकास हेतु शिक्षा योजना बनाना एवं इसका क्रियान्वयन करना। विद्यालय के विकास हेतु श्रमिक सहयोग एवं अनुदान देने हेतु समुदाय को अप्रेरित करना। विद्यालय विकास में यदि विद्यालय अपने वित्तीय संसाधनों द्वारा किसी प्रकार से पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह समुदाय से अनुदान देने के लिए कह सकता है या समुदाय को अप्रेरित किया जा सकता है। या जहाँ पर वित्तीय अनुदान की आवश्यकता नहीं, केवल श्रमिक सहयोग के माध्यम से ही कार्य किया जा सकता है, वहाँ पर समुदाय का श्रमिक सहयोग देने के लिए भी समुदाय को अप्रेरित किया जा सकता है। शिक्षा समिति की मासिक ये उत्तरदायित्व जो अध्यक्ष के माने गए, अध्यक्ष के जो कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं वह इस प्रकार हैं कि शिक्षा समिति की मासिक बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा कार्य है शिक्षा समिति की मासिक बैठकों के आयोजन हेतु सचिव को समय समय पर परामर्श देना। अर्थात जब भी उसे आवश्यकता महसूस हो तो वह ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक माह में केवल एक ही बार बैठक का आयोजन किया जाएगा। यदि किसी कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो एक माह में 2 बार भी बैठक आयोजित की जा सकती है, किंतु इसके लिए सचिव को पूर्व में ही परामर्श देना होगा कि आम बैठक को बुला लिया जाए। शिक्षा समिति की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। अर्थात शिक्षा समिति के जो भी सदस्य हैं, सदस्य सचिव हैं, वह प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, इसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष का है। विद्यालय में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करना। सचिव के साथ मिलकर विद्यालय के वित्तीय कोष का संचालन करना। शिक्षा समिति की मासिक बैठक में सर्वसम्मत से लिए गए निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करना एवं निर्णयों का अनुपालन करवाना। अर्थात जो भी निर्णय लिए गए उस बैठक में, उन बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लिपिबद्ध भी कराना, अर्थात उनका अभिलेख तैयार करना, और साथ ही साथ उन निर्णयों को कितनी अच्छी प्रकार से क्रियान्वित किया गया इनकी भी देखरेख करना अध्यक्ष का कार्य है।
शिक्षा समिति की कार्रवाई को पुस्तिका में लिखवाना एवं प्रत्येक बैठक की कार्रवाई का अगले बैठक में संपुष्टि कराना। संपुष्टि कराने से तात्पर्य है कि यह जांच पड़ताल करना कि पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय को पूर्ण रूप में अनुपालित किया गया कि नहीं किया गया। यदि कुछ खामियां रह गई हैं तो पुनः इस बैठक में निर्णय लेकर उसे अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेखित कर दिया जाता है। ग्राम शिक्षा योजना का क्रियान्वयन का अनुश्रवण, अवलोकन एवं अनुगमन करना। ग्राम शिक्षा योजना के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका पूर्ण अवलोकन का कार्य अध्यक्ष का है। सचिव के कार्य एवं दायित्व। सचिव का पहला कार्य माना गया कि अध्यक्ष के परामर्श से शिक्षा समिति की मासिक बैठकों को आहूत कराना। अर्थात जब भी अध्यक्ष परामर्श दे सचिव को तो सचिव मासिक आम बैठकों को आहूत करेंगे। शिक्षा समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। अध्यक्ष के साथ मिलकर विद्यालय के वित्तीय कोष का संचालन करना एवं वित्तीय लेखा जोखा को शिक्षा समिति की मासिक बैठकों की कार्यवाही में प्रस्तुत करना। अर्थात जो भी वित्तीय खर्चे हैं या वित्तीय व्यय किए गए हैं उन व्यय का पूर्ण विवरण, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी, कैश बुक जो होगी उसमें पूर्ण विवरण मिल जाएगा वर्ष भर का वित्तीय व्यय का। उस विवरण को समिति के सम्मुख रखना जिससे कि समिति के सारे लोग देख सकें कि किस मद में या किन किन मदों में कितना व्यय किया गया है और वह सही प्रकार से या उचित रूप में किया गया है कि नहीं किया गया, इसकी भी जांच पड़ताल समिति के द्वारा की जाती है। शिक्षा समिति की मासिक बैठकों में विद्यालय सुधार योजना प्रस्तुत करना एवं ग्राम शिक्षा योजना बनाने में एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ग्राम शिक्षा समिति की जो भी बैठक हो उस बैठक में विद्यालय सुधार योजना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सचिव का माना गया। चूँकि इसलिए सचिव का उत्तरदायित्व माना गया कि पूर्ण रूप से एवं प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर सदस्य सचिव ही होता है, जिसके कारण माना गया कि विद्यालय सुधार योजना को वह भली भांति बना सकता है और विद्यालय संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उनसे वह भली भांति परिचित होता है। इसलिए वह विकास या सुधार संबंधी योजनाओं को सही रूप में जानता है, इसलिए उनको सही रूप में वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। विद्यालय में बच्चों का 100% नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। यह सचिव का उत्तरदायित्व माना गया कि विद्यालय में बच्चे 100% नामांकित हों। यदि ग्राम में कुछ बच्चे नामांकित नहीं हैं तो अध्यक्ष को सूचित करना जिससे कि सभी बच्चे ग्राम के जो हैं वह विद्यालय में नामांकित हो सकें। और जो नामांकित विद्यार्थी हैं, ऐसा चूँकि देखने में कई बार मिलता है कि बहुत सारे बच्चे केवल मिड डे मील के लिए विद्यालयों में आते हैं और इसके पश्चात पुनः चले जाते हैं। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं या प्रचलन विद्यालय में हैं तो यह उत्तरदायित्व सचिव का है कि वह यह ध्यान रखे, साथ ही साथ अध्यक्ष को अवगत कराए कि जो भी विद्यार्थी विद्यालय में नामांकित हैं या जिनका नामांकन विद्यालय में है उनकी पूर्ण उपस्थिति भी हो और सभी कालांशों में वह उपस्थित रहें। ग्राम शिक्षा समिति के निर्णयों का विद्यालय में क्रियान्वयन करना। जो भी ग्राम शिक्षा समिति के निर्णय लिए गए उनकी अनुपालन करवाना सदस्य सचिव का कार्य है कि वह देखे कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय कितनी भली भांति या अच्छी प्रकार से विद्यालय परिधि में लागू किए जा रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षकों को भी सहयोग देना जिससे कि चूँकि शिक्षक का ही पूर्ण उत्तरदायित्व है, सदस्य सचिव के साथ साथ जो भी वहाँ कार्यरत शिक्षक हैं उनका उत्तरदायित्व भी समान रूप में है कि वे ग्राम शिक्षा समिति के लिए गए निर्णयों को अनुपालन सही प्रकार से करें। ग्राम शिक्षा समिति के नाम से बैंक खाता खुलवाना तथा अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालन हो यह सुनिश्चित करना। अर्थात प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के नाम से एक बैंक खाता किसी भी बैंक में खुलवाया जाएगा जिसके संपूर्ण वित्तीय लेन देन जो भी होंगे उनका पूर्ण विवरण उस कैश बुक में, उस बैंक की कैश बुक में देखा जा सकता है। साथ ही साथ धनराशि की जो भी निकासी होगी या किसी को दिया जाएगा उसमें जो चेक या नगद जिस भी रूप में दिया जा रहा है उसमें अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर का होना आवश्यक माना गया। चूँकि जब तक ये ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया
कि जब तक सदस्य सचिव और प्रधान दोनों साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे, कोई एक व्यक्ति का ही स्वामित्व ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वित्तीय गड़बड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए दोनों को समान उत्तरदायित्व दिया गया कि दोनों व्यक्ति मिलकर जो भी विद्यालय के वित्तीय खर्च हैं उन खर्चों का विवरण रखें, साथ ही साथ खाते का संचालन सुनिश्चित रूप से करें। तो निश्चित रूप से ये जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जो वर्ष 2000 में लागू किया गया था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति जो गठित की गई विद्यालयों के लिए, उन ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से यह प्रयास किया गया। पहला प्रयास यह था कि समुदाय की सक्रिय एवं पूर्ण सहभागिता ली जा सके। दूसरा प्रयास यह था कि ग्राम स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा सके। साथ ही साथ समुदाय के लोगों का प्रतिभागिता ली जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैं उस समिति में नहीं हूँ, या मेरी बात नहीं सुनी जाती, या मेरा उसमें प्रतिभागिता नहीं है, नहीं तो मैं उन व्यवस्थाओं में सुधार ला देता। इस कारण इस समिति के अंतर्गत सभी को यह समान अवसर दिया गया कि वह सदस्य चयनित हो सकता है। सदस्य के रूप में जो भी उसके सुझाव होंगे, वो सुझाव समिति के माध्यम से अनुपालन में लाए जाएंगे और यह देखा जाएगा कि उनका अनुपालन कितनी भली भांति प्रकार से हो रहा है कि नहीं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति यदि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ियाँ करती हैं तो इनकी शिकायत, जैसे कई बार यह देखने को मिलता है कि वित्तीय गड़बड़ियाँ कई ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा की जाती हैं, तो इन जो भी इस प्रकार के वित्तीय लेखा जोखों में हेराफेरी की जाती है, तो इन हेराफेरी की जानकारी संबंधित खंड विकास अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी को दिया जा सकता है, जिनके माध्यम से जिला अधिकारी तक सूचना भेजकर इसके लिए एक विशेष कमेटी बनवाई जा सकती है। इस कमेटी के द्वारा इन चीज़ों की जांच की जा सकती है कि ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा जो भी वित्तीय लेन देन किए जा रहे हैं वह सुचारू रूप में एवं सही प्रकार से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह सरकार का बड़ा प्रभावकारी प्रयास है, जिसके माध्यम से एक ओर तो समुदाय को जोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर समुदाय की जो विषमताएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्राम स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की चर्चा आपके लिए लाभकारी रही होगी। पुनः आपसे किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए मैं इस स्टूडियो पर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े,